झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज बात टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले मीडियम में खास माने जाने वाले चेहरों की, यानी कि टीवी न्यूज़ एंकर्स की। टीवी न्यूज़ एंकर्स को लेकर आज के दौर में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पक्षी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी खास विचारधारा मेहमानों पर थोपते हैं। कुछ एंकर्स पर यह भी आरोप लगते हैं कि अपने शो में मेहमानों को लड़ाने या फिर झगड़ा कराने का काम करते हैं। लेकिन असल में क्या ये सिर्फ महज टीवी एंकर्स की जिम्मेदारी है या उसके पीछे किस तरह के दबाव हैं जो उसको मजबूर करते हैं? सवाल यही है और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। सुमित अवस्थी हमारे साथ हैं। सुमित पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव रखते हैं। आज तक न्यूज़ चैनल में वरिष्ठ पद पर रहे, IBN 7 में निर्णायक पद पर रहे, वर्तमान में न्यूज़ 18 इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋचा अनिरुद्ध है। ऋचा को भी पत्रकारिता में 14 साल का अनुभव, IBN 7 पर जिंदगी लाइव शो की होस्ट रही हैं। ऋचा ने बिग FM में रेडियो जॉकी का काम किया और वर्तमान में ऋचा स्कूल लाइव मैगजीन की संपादक और इंडिया न्यूज़ में बेटियां की होस्ट हैं। ऋचा, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। मुकेश जी ने अब तक करीब 6 न्यूज़ चैनल को लॉन्च किया और संपादक के पदों पर काम किया। वर्तमान में SGD यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डीन के पद पर काम कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है मुकेश जी। साथ ही चौथे मेहमान आलोक प्राणिक साहब हैं, जो कि 30 साल से आर्थिक पत्रकार के तौर पर स्थापित हैं। आलोक जी बैंकार और अखबारों में रेगुलर इनके कॉलम छपते हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका भी स्वागत है। आज अपने मेहमानों से हम 3 अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल हमारा होगा कि आज के दौर में टीवी पर एंकर कितना निष्पक्ष है, और इसके साथ ही दूसरा हमारा अहम सवाल होगा कि आज के दौर में टीवी एंकर के ऊपर किस तरह के दबाव हैं या किस तरह के दबाव में वो काम कर रहा है, और तीसरा सवाल कि आज की पत्रकारिता में एंकर के सामने चुनौतियां क्या हैं। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। और सबसे पहले ऋचा, मैं आपसे शुरू करूंगा कि क्योंकि आपने एक लंबा अरसा किया और न्यूज़ के साथ आपने प्रोग्राम की होस्ट किए हैं, आज के दौर को जो आप देखती हैं तो कितना फ़र्क दिखता है? जो हमारा पहला सवाल है कि वाकई क्या एंकर आज निष्पक्ष दिखता है? कविन, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर ये कर दूं कि मुझे आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं, भगोड़े एंकर्स वाली। जब लगा कि न्यूज़ में जो एक बदलाव तेज़ी से आ रहे हैं उससे नहीं अडेप्ट कर पा रही हूँ, तो फीचर्स की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान हो गया। सुमित को याद होगा, हम लोगों ने आज भी हम बात करते थे कि जब न्यूज़ एंकरिंग शुरू की थी तो एंकर का खुश मिजाजी, मतलब एक बड़ा अच्छे से हम लोग बुलेटिन खोलते थे एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख के, और अब ये होता है कि बस एंकर के हाथ में बस अब डंडा या कुछ हथियार ही नहीं है, उसके अलावा तो निष्पक्षता की जब मैं बात करूं कविन, तो एक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। दर्शक क्या देखना चाहता है, अब चैनलों के लिए भी ऑडियंस तक कहने लगी अरे ये चैनल तो इस पार्टी की साइड लेता है, वो चैनल तो एंकर एक अलग से एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, पूरा एक वो है। और जो दर्शक जिस पार्टी की साइड है, अगर एंकर उसकी तरफ बोलता नहीं दिखाई देता है तो वो तुरंत एंकर पर इल्जाम लगा देता है। पर आ जाता है। हाँ, तो एंकर्स जज तो बन रहे हैं, ये हम मान सकते हैं, लेकिन और स्टैंड्स भी ले रहे हैं, जो कि शुरू में जब एंकरिंग हमने शुरू की थी सुमित, तो यही कहा जाता था कि आपको स्टैंड नहीं लेना है, आपको तय नहीं करना है कौन सही है गलत है, तो वो हो रहा है। लेकिन निष्पक्षता एक बहुत ही सब्जेक्टिव, कि आप किसकी तरफ हैं। आपको लगता है कि ये तो एंकर निष्पक्ष नहीं है, वो तो अब
इल्जाम मतलब तय हो चुका है, मुझे लगता है। ये पुराने जमाने की बात होगी कि निष्पक्ष होना है। पत्रकारिता आज में आपका निष्पक्षता नहीं हो पा रही है, बिल्कुल नहीं। कम से कम परोकारी ना हो, निष्पक्षता ना हो, परोकारी ना हो, ये कम से कम वो भी हो ही रहे हैं। हो रहा है। हाँ। सुमित, आपका अनुभव जो है और जिस तरीके के, क्योंकि आप उस दौर में भी आप इस काम को बखूबी करते थे और आज भी बखूबी कर रहे हैं, क्या वाकई आज ये सवाल जायज़ दिखता है या फिर बेमानी है कि एंकर निष्पक्ष नहीं है? क्योंकि कहीं भी आप जाइए एंकर पर सीधे सवाल होता है, आप तो उस पार्टी के, आपकी विचारधारा वो है, ऐसा क्यों है? देखिए, जब हम दूसरों से सवाल करते हैं कविंद्र, अब हम जिस मीडिया में काम कर रहे हैं, आप लगातार देखे जा रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप दूसरों से सवाल कर सकते हैं तो आप सवालों के घेरे में क्यों नहीं आ सकते हैं? तो हम एंकर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि ये मार्केट की मजबूरी है, बाज़ार का प्रेशर है। मेरे लिए आज भी किसी भी एंकर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो निष्पक्ष दिखाई दे। अगर वो निष्पक्ष दिखाई दे रहा है, अगर आज उसको बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं, कल उसको कांग्रेस के लोग गाली दे रहे हैं, परसों आम आदमी पार्टी के दे रहे हैं और अगले दिन समाजवादी पार्टी के दे रहे हैं, तो वो निष्पक्ष है। मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट किसी भी एंकर के लिए यही है कि अगर आपको हर जगह से ट्रोलिंग हो रही है तो आप निष्पक्ष पत्रकार हैं। यानी चारों तरफ से हमले अगर हो रहे हैं तो आप ठीक हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था आज से 20-22 साल पहले, मैं ये सोच के थोड़ी आया था कि मुझे एक्स पार्टी के साथ खड़े होना है और अगले 5 साल के बाद या 20 साल के बाद उस पार्टी के झंडे के साथ चुनाव लड़ना है। ना चुनाव लड़ना कभी मेरा मकसद था, ना किसी एंकर का, ना किसी पत्रकार का होना चाहिए। मैं तो उन लोगों में से हूं जो पब्लिक फोरम पे 50 बार बोल चुका हूं कि बंदिश लगनी चाहिए। पत्रकारों को अगर चुनाव लड़ना है, अगर राजनीति में आना है, तो ये बैन होना चाहिए। कोई भी पत्रकार, कोई भी मालिक राजनीति में नहीं आ सकता, ये तभी वो पत्रकार बन सकता है, ये कंडीशन के साथ आना चाहिए। मुकेश जी, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा देखा है, कई सारे चैनल्स को आपने लॉन्च किया, संपादक के पद पर रहे, आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, क्या वाकई आज के दौर में जो सुमित करें कि बहुत अहम है, ये एक ट्रेंड का एक रोग सा हो चला है कि अगर आप एंकर और बड़े एंकर बनना चाहते हैं तो पक्ष के साथ खड़े हो जाइए, चीखना शुरू कर दीजिए, दूसरे पर हावी हो जाइए, विचारधारा को थोप दीजिए? ये एक नया सा रोग नहीं बल्कि एक यथार्थ है, हकीकत है आज। देखिए, अभी जो ऋचा जी ने कहा कि निष्पक्षता बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, हर आदमी उसे अपनी तरह से देख रहा है। अगर आपने उसके खिलाफ बोला तो आप निष्पक्ष नहीं हैं। लेकिन मैं इसे पत्रकारिता के दायरे में देखना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में ऑब्जेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप किसी पूर्वाग्रह के, दुराग्रह के बैठकर किसी प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें किसी तरह अब एंकर, ज़्यादातर एंकर पहले से डिसाइड करके बैठते हैं तो आज तो आम आदमी पार्टी की खबर लेनी है, आज इसकी बारी है, आज इसको लपेटना है। और जब इस एजेंडे के साथ आप एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे होते हैं। आलोचना, निंदा, भत्सना, ये तो आप, चूँकि आप चैनल पे आ रहे हैं, आपकी पसंद नापसंद आपको दर्शकों की वो झेलनी पड़ेगी, उससे मुझे लगता है कि विचलित नहीं होना चाहिए एंकर को। लेकिन पत्रकारिता की जो कसौटियां हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, अगर उन पर वो कायम है तो मैं समझ रहा हूं कि वो एंकरिंग दुरुस्त कर रहा है। लेकिन जो आपने प्रश्न उठाया है कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुश्किल से 2-4 एंकर आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जो मोटे तौर पर निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए कि एक संतुलित ढंग से मैं कार्यक्रम का संचालन करूं, खबरों के बारे में दर्शकों को बताऊं, कर पा रहे हैं। बाकी सब, चूंकि पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण इस तरह से हो गया है, समाज का ध्रुवीकरण इस तरह से हो गया है कि एंकर भी इसी तरह से बट गए हैं, या तो इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। वो जो बीच का स्पेस है वो गायब हो गया है। लेफ्ट और राइट होना मजबूरी है, होना चाहिए, सेंटर का वहां पास से गायब हो गया। मैं सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो निष्पक्ष इलाके की बात कर रहा हूँ। मध्य मार्गी होने की जरूरत नहीं है। अगर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो आपको सरकार के विरोध में भी कहना पड़ेगा। वहाँ निष्पक्षता ये नहीं होगी कि आप दोनों को बचा कर चलें या दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर दें। सवाल ये है कि अगर हर इशू की एक अपनी डिमांड होती है। एक घटना है जिसको आपको बयान करना है, लोगों को बताना है, उसे इस ढंग से बतलाना है कि उसके सारे पक्ष लोगों के सामने आ जाएं और वो फैसला करें कि क्या सही है क्या गलत है। अगर एंकर ये भूमिका निभाने लगता है किसी खास पार्टी के तरफ खड़े होकर,
तो फिर दिक्कत हो जाती है। फैसला एंकर ना सुनाए जो है। सुमित, आप कुछ इसमें कमेंट करें? मैं मुकेश जी से इतना ही पूछना चाह रहा था कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं तो आपको सरकारों से सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा काम है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं मुकेश जी कि अगर सरकारें काम कर रही हैं जो जनता के हित में आपको दिखाई दे रहा है, तो सरकार तो एज एन एंकर, एज ए चैनल को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि जबरन हमको उसका विरोध करना चाहिए? देखिए, जबरन विरोध करना ये बहुत लोडेड लाइन है। जबरन विरोध तो कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कि तमाम बड़े पत्रकारों ने कहा है कि पत्रकारिता विपक्ष की ही होती है। आपकी भूमिका विपक्ष में ही है। आप किसी के ढोल बजाने के लिए वहां नहीं बैठे हैं। ढोल बजाने के लिए सरकार के पास दूरदर्शन है और दूसरे माध्यम हैं जिससे वो अपना काम कर लेगी। आपको वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपका काम तो यही है, मीडिया, आप जो वॉच डॉग की भूमिका है आपकी, वो निभानी चाहिए, आपको वो निभानी है। ठीक। प्रणीत साहब, आपने क्योंकि लंबे अरसे देख रहे हैं, आप लिखते भी रहे हैं, क्या वाकई जिस तरीके से बातें आती हैं कि निष्पक्षता वाकई एक आज के दौर में वो मुमकिन नहीं दिखती है, लेकिन ये निष्पक्षता के लिए फिर जो दबाव है या फिर जो एक बात है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, सही के लिए भी और गलत के लिए भी? देखिए, निष्पक्षता कतई फर्जी शब्द है और ये कभी थी नहीं। हम जैसे लोग बड़ा एक अतीत को लेके गौरवान्वित रहते हैं, साहब बड़ी महान पत्रकारिता 30 साल में हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि 100 एग्जाम्पल बता दूंगा कि निष्पक्षता कभी नहीं थी। अब मसला कुल इतना है कि जो पत्रकारिता के नाम पर आप देख रहे हैं वो पत्रकारिता है भी या नहीं। भी मैं देख रहा था 2.5 से 3.5 हर हिंदी चैनल पे सास बहू प्रोग्राम चलता है। क्या ये न्यूज़ में आता है? नहीं आता। मीडिया अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरा बहुत साफ मानना है 20 साल में मीडिया बदल गया। 20 साल पहले हमने मीडिया, सुमित जी ने शुरू किया होगा तो मीडिया दूरदर्शन चैनल हुआ करते थे, उसके बाद आज तक, उसके बाद 25 और चैनल। इनकी इकोनॉमिक्स सारी की सारी टीआरपी की है। टीआरपी यानी ऐड, ऐड यानी व्यूअर। व्यूअर जो देखेगा मैं दिखाऊंगा, वो खबर है या नहीं मेरा इशू नहीं है। तो क्या एंकर एक टूल के तौर पर है टीआरपी और उस चैनल के लिए, रेवेन्यू के लिए? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेलीविजन पे एक्शन और एक्सट्रीम चलता है। जैसे मैं सुमित जी को पकड़ के पीटना शुरू कर दूं यहाँ और वहाँ मेरा वीडियो बना लिया जाए, शाम तक ये वीडियो 6 लाख 7 लाख देखा जा चुका होगा, राज्यसभा टेलीविजन न्यूज़ में आ जाएगा और हम लोगों ने क्या किया होगा? सरासर बदतमीजी की होगी। लेकिन अगर 7-8 लाख व्यूअर मिल रहे हैं तो आपको औजार मिल गया, आपको तरकीब मिल गई, यार इससे चीज़ें आ जाती हैं। प्रिसाइजली हो ये रहा है कि अब आपको एक्शन चाहिए। अब तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा कि सुमित भाई बुलाएंगे कि ये तो इस पार्टी के मौखिक प्रवक्ता और ये दैहिक प्रवक्ता, वो अपना लठ लेके आ रहा है, उसके बाद एक कोने में दाड़ हो रही है। भगवान एक्शन आ रहा है, एक्शन आ रहा है। और टेलीविजन या स्क्रीन एक्शन बिकता है और एक्सट्रीमिज्म बिक रहा है। अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समझदार ऑडियंस टेलीविजन एक टीवी चैनल को देख के अपनी ओपिनियन फॉर्म कर रहा है। और इसके लिए समझिए जिम्मेदार नहीं, कोई एंकर जिम्मेदार नहीं है। ये एंकर उस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम का एक हिस्सा है। उनके प्रॉफिट के टारगेट्स, उनके टीआरपी टारगेट्स है। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको टीआरपी मैक्सिमाइज करनी है, वो एक्शन से आ रही हो, एक्सट्रीमिज्म से आ रही हो, नाग से आ रही हो, सास बहू सेंसेक्स से आ रही हो, लेकिन आनी चाहिए। लेकिन क्या यही एक वजह है जो कि प्रणीत साहब कह रहे हैं ऋचा, कि आज के दौर में एंकर को चिल्लाना भी पड़ रहा है, आज के दौर में एंकर को गेस्ट के बीच में झगड़ा भी करवाना पड़ रहा है, या फिर एंकर को एक पक्षी होकर दूसरे को, मैं कहूं कि बहुत ही बिलो द बेल्ट हिट भी करना पड़ रहा है? यही एक दबाव या कुछ और दबाव दिखता है? यही दबाव सबसे बड़ा है। और मुझे लगता है कविंद, इसके लिए क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। एक आई थिंक डॉक्टर्स की हड़ताल थी कुछ, और दिल्ली सरकार, उस डॉक्टर्स का कुछ मसला था, मैं बुलेटिन कर रही थी, बड़ा शांतिपूर्ण सब डिस्कशन हो गया। उन्होंने कहा अच्छा हम बैठेंगे, बात करेंगे, अच्छे से सब हो गया। मैं बड़ी खुश कि आज मैंने अच्छी कंस्ट्रक्टिव बुलेटिन करी है। मेरा प्रोड्यूसर आके बोलता है मैम मज़ा नहीं आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कॉन्वर्सेशन तो अच्छा था, वो लोग अभी बैठ के डिस्कशन, हल भी निकालने की कोशिश होगी। बोले अरे हल थोड़ी निकलवाना था हमको, एक्शन हमको लड़वाना था दोनों को। आपसे किसने कहा था कि आप बैठ के दोनों की अच्छे से सुलह सफाई करवाएं? दिस वाज नॉट व्हाट वाज रिक्वायर्ड। मैंने कहा अच्छा वो बुलेटिन स्लॉट मेरा नहीं था, चूंकि उस दिन की एंकर नहीं थी तो मुझसे करवाई गई। बोले मैडम इस स्लॉट की टीआरपी हाईएस्ट है हमारे दिन भर में, और यहाँ झगड़ा होता है, तो इस पर व्यूअर आता है झगड़ा देखने। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लोग कहते हैं कि किसी घटिया प्रोग्राम की टीआरपी ज्यादा आई या चैनल मजबूर हो रहा है एक तरह की दिशा में जाने के लिए, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ चैनल कैसे हो गया? भाई रेटिंग सही, सब पूरा सबकी सब कुछ वही चल रहा है, तो क्या दर्शक तो चेंज तो सब जगह ही हुआ है ना। अगर आप बैठ के उसी हल्ले को देख रहे हो तो
तो चैनल भी मजबूर होगा, एंकर भी मजबूर होगा, वही करेगा। अब क्या करेंगे? मैं पर्सनली कई एंकर फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनको नहीं अच्छा लगता, ट्रस्ट मी, उन्हें अच्छा नहीं लगता वो जो तमाशा टीवी पे करते हैं, करना पड़ता है। वो कहते हैं कि भाई ऋचा जी जो बात लेके जा रही है ना, अल्टीमेटली फिर व्यूअरशिप की बात आ रही है ना, कि या तो आप ऐसे चैनल बन जाइए जिसका उस अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, ऐड आए ना आए डजंट मैटर, हमारा आपका रेवेन्यू मॉडल है, लोकसभा टीवी का रेवेन्यू मॉडल है, दूसरे का रेवेन्यू मॉडल है, डजंट केयर फॉर एनी। लेकिन जब आपकी पूरी इकोनॉमिक्स उस पर चल रही हो, टीआरपी से आपके एड्स आने हो, तो ऐड का ताल्लुक सीधा सीधा व्यूअरशिप से है, और वहां फिर आप ये तय नहीं कर सकते मैं क्या दिखाना चाहता हूँ या ऋचा जी क्या चाहती, सुमित जी क्या चाहते हैं, ये एक हद तक रोल इनका है। लेकिन जब आपके सामने लिस्ट आती है, जैसे 100 में से 25 प्रोग्राम में देख रहा हूँ, टॉप के कौन कौन से हैं, नाग नागिन कब्रिस्तान, सास तो बहू मतलब सवाल ये सेंसर, फिर कि व्यूअर का दबाव ही माना जाए कि एंकर के ऊपर है। व्यूअर ऑब्लिक कस्टमर, व्यूअर ऑब्लिक कस्टमर। मुकेश जी, अब जब ये बात दो मेहमान कह रहे हैं कि व्यूअर और ऑब्लिक कस्टमर का दबाव ये है, तो फिर एंकर बेचारा क्यों सुन रहा है? वो क्यों आरोपों के घेरे में है? वो चारों जगह वही बात सुनता है कि वो एक मुख्यधारा से अलग एक अलग विचारधारा को पोषण कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसके तरफ खड़ा हो जाता है, चिल्लाता है, झगड़ा कराता है। फिर वही जिम्मेदार क्यों है? वो वही निशाने पे क्यों है? दरअसल एंकर की आलोचना केवल एंकर की आलोचना नहीं है, ये पूरी मीडिया की आलोचना है, क्योंकि जो कुछ भी उस इडियट बॉक्स में हो रहा है, एंकर उसका एक किरदार है, उसका एक चेहरा है। बाकी पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनको वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए आप उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन देखिए, मैं चाहता हूँ कि इसको दो नज़रिए से देखें हम पूरे एंकरिंग वाले मसले को। एक तो ये है कि जो एंकर है वो प्रोफेशनल लेवल पर कितना स्किल्ड है, अपना होमवर्क कर रहा है, वो मीडिया और जर्नलिज्म की परिभाषा को कितने ध्यान में रखकर काम कर रहा है, वो एक ईमानदारी जो जर्नलिज्म से होती है उसकी डिमांड है। दूसरा ये है सरकार का दबाव, राजनीतिक दलों का दबाव, मालिक का दबाव, टीआरपी का दबाव। टीआरपी तमाशा मांगती है, ये जो जितना तमाशा करता है, जो जितना चीखता चिल्लाता है, जो जितना लड़वाता है, उसके शो की टीआरपी उतनी बढ़ती है। और अगर मेरे शो की टीआरपी बढ़ने लगती है और मैं ऐसा कर रहा हूं, तो बाकी के 4 एंकर और भी मेरे जैसा करने लगते हैं, तो धीरे धीरे सभी जगह वो आपको दिखने लगता है। तो ये तो टीआरपी का तो प्रेशर है ही, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, राज्यों में या केंद्र में, उनका इतना दबाव पड़ गया है मीडिया पर कि वो उसके हिसाब से अपनी भूमिका निभाने लगे हैं, और एंकर वही कर रहा है जो उस मीडिया घराने की डिमांड है, क्योंकि मीडिया घराना अलाइन कर चुका है, एंकर बाद में अलाइन करता है। अगर मैं मीडिया घराना हूं और मैं चाहता हूं निष्पक्ष पत्रकारिता करूं, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को एंकर नहीं बनाऊंगा जो किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह चैनल पर भाषण देगा और बोलेगा। तो ये तो मीडिया घरानों की चॉइस है ना कि वो फलां को एंकर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो? क्योंकि उन्हें सरकार से, राजनीतिक दलों से साठगांठ करनी है। जी बेचा। कभी एक चीज मैं और बोलना चाह रही हूँ कि आज हम जब प्रेशर कह रहे हैं ना, तो ऑडियंस जिसको हम कह रहे हैं वो सिर्फ वो दर्शक नहीं है जो टीवी देख रहा है, वो दर्शक अब आके सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर भी उसको आवाज मिल गई है। आप कई बार देखिए कि एक बुलेटिन के बाद किसी एंकर की किस हद तक ट्रोलिंग होती है। अब वो चाहे वो विपक्ष के लिए मतलब किसी के भी खिलाफ बोला हो, जिस हद तक गंदी भाषा का इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक समाज का आईना ही मैं उसको मानती हूँ उस भाषा को। लेकिन एक वो भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि पहले हम लोग हम लोग पत्रकार बनने का सोच रहे थे, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, तो हम संपादक के नाम चिट्ठी लिखते थे कविंद्र। आज लिखते थे, हफ्ते भर बाद इंतजार करते थे छपेगी कि नहीं छपेगी, और छपती भी नहीं थी। और आप 25 लाइन लिख के भेजते थे, 4 लाइन छपती थी, और नहीं भी छपती थी, अधिकतर हिस्सा कट जाता था। आज तो तुरंत है ना, आप शो कर रहे हैं और आपको सवाल आ रहा है अभी लाइव कि ये क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसको क्यों छोड़ दिया, तुम एंकर काम के नहीं हो, तुमने दलाली ले ली है, तुम उसके आदमी हो गए हो, तुमने वो कर लिया है। मेरा ये कहना है कि जो ये गालियां, मैं तो तैयार हूँ स्क्रूटनी के लिए, आप मेरे को स्क्रूटनी करिए, मुझ पर चेक एंड बैलेंसेस लगाइए। ये आपकी जो नज़र है वो मुझे और पारखी बनाती है, मुझे और परिपक्व बनाती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ मर्यादा होनी चाहिए। आप पब्लिक लाइफ में रह रहे हैं, मेरी भी माँ बहनें हैं, आपकी भी माँ बहनें हैं। आपकी माँ बहनों के बारे में मेरे पास आज़ादी नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं कहूंगा तो मैं बुरा आदमी हो गया। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप जेन्युइन है कि फेक है मुझे पता भी नहीं है, जो हैंडल से आ रहा है, जिस फेसबुक पेज से आ रहा है, पता भी नहीं। तो ये बहुत आसान है लोगों के लिए एंकर को ब्लेम कर देना। कभी तो आप खुद एंकर हैं, बिल्कुल। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस्तेमाल होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। ये एंकरों के ऊपर इल्जाम लगा देना और इस पर पहला डिस्कशन कर लेना और बड़े बड़े मंथनों का दौर कर देना, ये बहुत आसान हो गया है।
जो बात मुकेश जी ने कही और जो बात आलोक भाई ने कही वो 100% सही है। और जहां मैंने शुरू किया था मैं फिर उस पॉइंट पे आ रहा हूं, मालिकों को, पत्रकारों को राजनीति से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जब इस देश में ऐसा कोई कानून बन जाएगा, जब रेवेन्यू मॉडल्स तय हो जाएंगे कि हमको विज्ञापन के सहारे नहीं जीना है, हमको पैसा हमारे पास कहीं और से आएगा, तब चैनल वाकई में निष्पक्ष हो जाएंगे। वरना 47 के पहले स्वराज निकल रहा था, उसका भी एक मिशन था, उसकी भी एक पक्ष थी कि भारत को आजाद कराना है, अंग्रेजों को बाहर निकालना है। वो निष्पक्ष नहीं थी, वो अंग्रेजों की अखबार नहीं छापता था, वो हिंदुस्तानी की बात छापता था। तो यही चीज आज भी हो रही है। आज अंग्रेज नहीं है, आज मार्केट है। आलोक साहब, ये बहुत अहम बात है कि जब आप पहले से तय हैं और रेवेन्यू मॉडल आपके ऊपर इतनी बड़ी, मैं कहूँ कि वो एक दबाव है कि उसके आगे दूसरे दबाव फेल होते नजर आते हैं। जो मुकेश जी ने कहा बहुत है कि मीडिया घराने या फिर उनके साथ टाई अप पार्टियों के साथ, तो फिर एंकर के ऊपर तो इतना दबाव होगा ही, वो चिल्लाएगा ही, चीखेगा, क्योंकि उसको तो जिंदगी चलानी है, अपनी रोजी रोटी का उसका संकट भी है। देखिए इसमें कब तक आप खड़े रखेंगे? दो चीज़ें इसमें, एक तो ये कि सारा प्रेशर आप सिर्फ मीडिया घराने में डाल के नहीं बच सकते। कई एंकर्स की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, और ये टीवी से पहले भी होता रहा है। प्रिंट के पत्रकार अपना, हम सुनते थे साहब उन्होंने रिपोर्ट लिखी एंड देन वी फाउंड कि उनको उससे लोकसभा का टिकट मिल गया। तो अब हमने देखा बहुत सारे टीवी चैनल के साथ लोग पहले चादर से ढका हुआ, तब खुले। हाँ, तो अब इसमें मसला ये है कि इसको आप 100% फुल प्रूफ तो कभी नहीं कर सकते। और जैसे मैंने आपसे कहा, निष्पक्षता कतई फर्जी कंसेप्ट है। बिल्कुल सुमित जी ने कहा कि स्वराज निकलता था, वो भी निष्पक्ष नहीं था, एक पोजीशन लेके बात करता था। एक फैक्ट के 50 नैरेटिव है, जिसको जो सूट करे वो करे। इसमें दिक्कत, अब मुझे लगता है दिक्कत ये होने लगी है कि न्यूज़ को न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि हम न्यूज़ दिखा रहे हैं, और जनता उसे एक्शन शो समझ के देख रही है। ये बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि उसमें अंत नहीं है कोई उसका। जैसे अब मुझे दिखाई पड़ता है कि रेल बजट आ रहा है तो रेलवे स्टेशन पे टीटी बन के एंकरिंग कर रहा है, खेत कृषि बजट पे मतलब नहीं, वो तो फिर भी ठीक है। अरे वो मैं मानता हूँ, ठीक है, आप कुछ नया जोड़ रहे, लेकिन कम से कम ये तो ना लगे कि किसी एंकर कहीं निकले तो उस पर आरोप लग जाए कि भाई ये तो डंडा चलाता है, ये तो इस पार्टी का प्रवक्ता है। ये तो एक पत्रकारिता पे ऐसा दाग है जो हमें अंदर से कचोटने लगता है। जो बंदा स्क्रीन पे आ रहा है ना, जो बंदा स्क्रीन पे आ रहा है, उसे गाली सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। ये आप ये एंकर क्या, कोई भी एक्स कोई भी आ रहा है भाई। इसमें मुझे आमिर खान की फिल्म का डायलॉग याद आता है। तो आमिर खान एक फिल्म के हीरो को कहता है कि बड़ा बकवास हीरो है, और तो उसकी हीरो की फैन कहती है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी, तुम्हारी क्या हिम्मत उसके बारे में ऐसे बोलो। तो वो आमिर खान एक अद्भुत बात कहता है कि मैं 2 रुपए का टिकट देखने वाली पब्लिक हूँ, और मेरा हक है, मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ। तो वो आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपको अगर ये कचोटता है, आपको ये लगता है कि, तो उसमें आप कहीं ना कहीं खुद भी सोचे कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, ये एंकर का भी दायित्व है। आप एक काम कर लें, अगर मुझ पे आरोप लग रहा है या इन पे आरोप लग रहा है, तो अपने 20 कैसेट्स देख लें। पब्लिक इस मुल्क की बहुत बेवकूफ नहीं है, आत्मंथन जरूर कर ले। लेकिन क्या वाकई ऐसा दबाव होता है कंपनियों में, या फिर कि जो एक ट्रेंड बन रहा है, या फिर जबरदस्ती लोग कॉपी करना शुरू कर रहे हैं कि आप चिल्लाइए, बोलने मत दीजिए, झगड़ा करा लीजिए, ये इस तरह कोई वाकई कहीं दबाव है मैनेजमेंट पर? बिल्कुल आलोक जी की बात बिल्कुल 100% सही है कि भाई वो चीज देखी जा रही है। अगर कोई लड़वा रहा है, आप जिसको लड़वाना बोलते हैं, पहली बात तो मैं अपना बता दूं कि लड़ाई प्लानिंग नहीं होती है। कोई बिग बॉस का शो नहीं चल रहा है XYZ का कि क्या प्लान करके स्क्रिप्ट करके दे रहे हैं कि इसी शॉट में आपको लड़ना है। वो होता है, पर ये हो सकता है कि आप उसको रोकते नहीं हैं, आप उसको होने देते हैं, आप उसका आनंद लेते हैं कि आपके शो में ये हो गया तो चलिए मेरा 5 मिनट की व्यूअरशिप मिल गई। वो तो आप देख सकते हैं कि जब झगड़ा हो रहा होता है ना, तो बाकी चारों पैनलिस्ट बाहर हो जाते हैं, जो 2 मार कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं। तो इट क्लियरली शोज। और ऋचा जी ने बताया ना कि एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बातचीत उनके हिसाब से थी, लेकिन उनका प्रोड्यूसर कह रहा है क्या कर दिया, झगड़ा फसाद नहीं कराया। तो अच्छा, वो प्रोड्यूसर भी खुद नहीं बोल रहा है, पीछे से नीचे तक आ रहा है। मुझे लगता है हम एंकर की प्रेशर की बात कर रहे हैं, जितना एक आउटपुट की जो टीम होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कभी जिस प्रेशर में जीते हैं हम तो उतना शायद नहीं है हमारे ऊपर। पूरी चैन एग्जैक्टली कलेक्टिव प्रेशर है। क्योंकि आखिरी कुछ मिनट है, मैं मुकेश जी एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपके जरिए आऊंगा बाकी लोगों पर। ये दौर ऐसे ही चल रहा है, और जैसे कि कहा जाता है कि हर दौर के बाद अपने आप, ये प्रकृति का नियम है कि बदलाव के साथ वो फिर अच्छे की तरफ बढ़ जाता है। वो एक उम्मीद है, फिर जो सुमित कर रहे हैं कि जब तक रेगुलेशन इस तरह का, फिर नियमों के साथ हम नहीं आ पाएंगे, तब तक फिर इस तरह की जो ये बड़ी बीमारियां हैं, ये शायद बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होगी। बीमारी सुधरेगी या बिगड़ेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अगर विदेशों के उदाहरण देखें तो वहाँ हालात सुधरते दिख नहीं रहे हैं। आपको ब्रिटेन का उदाहरण पता होगा, जस्टिस लेविंसन की रिपोर्ट आ चुकी है,
उसके बाद उन्होंने कितनी सारी उसमें सिफारिशें की हैं, कुछ अमल में लाई गई हैं, लेकिन बहुत सुधार नहीं आया है। क्योंकि जो हम सब बात कर रहे हैं, मार्केट का प्रेशर, पॉलिटिक्स का प्रेशर, मीडिया घरानों की अपने एजेंडे, ये सब इतनी बुरी तरह से हावी हो गए हैं कि सुधार के रास्ते नहीं दिख रहे हैं। सुधार के रास्ते मतलब आप देखिए कि कई सिफारिशें, चाहे वो संसदीय कमेटी की सिफारिशें हों पेड न्यूज़ के मामले में, या ट्राई की सिफारिशें हों क्रॉस मीडिया ऑनरशिप और इस तरह के मामले में, या सैम पित्रोदा कमेटी की सिफारिशें हों, उन पर कहीं कोई सरकार में कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है और किसी की दिलचस्पी ही नहीं दिख रही है। तो ना तो सरकार के स्तर पर किसी सुधार की, ना ही मीडिया के अंदर से सुधार की कोई बड़ी आवाज़ उठ रही है। आत्मनियमन का एक मंत्र जाप चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से फेल हो चुका। मीडिया को जब तक खुद अंदर से बदलाव की चाहत महसूस नहीं होगी, वो संगठित नहीं होगा, वो इसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, जो कि मुझे होता नहीं दिख रहा है, तब तक कुछ बदलाव की गुंजाइश मुझे तो नहीं दिखती। जी ऋचा, आखिरी में जब आप एक फील्ड को छोड़ते हैं और जिस तरह के हालात, क्योंकि आपने बताया कि उस तरह से एकोमोडेट होना मुश्किल था, आपने खुद कहा कि हम आउटडेटेड हो गए हैं, आलोक जी ने भी कहा आउटडेटेड हो गए हैं। क्या वाकई एक ऐसा फेज है जिस पे निकलने के लिए जो सुझाव आ रहे हैं ये मुफीद दिखते हैं, सटीक दिखते हैं, कुछ और नई चीज़? मुझे तो एक और चीज़ लगती है जो शायद आप उस पर कभी दोबारा मंथन कर सकते हैं। कभी मुझे, जैसे मुकेश जी ने कहा मीडिया को संगठित, मुझे रेटिंग सिस्टम से ही बहुत तकलीफ है। क्योंकि आप बाहर, आपको जो पूरा एक फीडबैक मिलता है, उसके बाद वो रेटिंग कितनी जगह सैंपल्स हैं, वो सैंपल कहाँ से कलेक्ट किए। मैं तो हमेशा कहती थी कि क्या पान की दुकानों पे क्या कहाँ लगे हैं ये मॉनिटर्स? हाँ, तो और उसी को और वो तय कर देते हैं कि एंकर चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा या क्या होगा। तो वो अपने आप में, आलोक जी शायद वो इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वी शुड बी यूनाइटेड एंड एटलीस्ट वन थिंग, कि नहीं जो रविंद्र जी, माफ कीजिए रविंद्र जी, टीआरपी पर तो मेरी पीएचडी है जी, मैंने इसी पर काम किया है पूरा। और मामला ये है कि टीआरपी ही पूरे कंटेंट को डिसाइड कर रही है जी, वही तय कर रही है कि आपके न्यूज़ चैनल का एजेंडा क्या होगा। तो और रेटिंग सिस्टम से आपको निजात नहीं मिलने वाली है, ये आप जान लें। जब तक आप बाजार व्यवस्था में हैं तब तक उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। चलिए, मैं वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इतना तय है कि टीआरपी एक अलग मसला जरूर है, बड़ा मसला, और ऐसा लगता है कि हर रोग की जड़ में यही एक ऐसा विषाणु टाइप में दिखता है। उस पर एक चर्चा होगी, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है कि असल में बदलाव के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि आप कहते हैं कि जब ऑफिसर्स कोई बड़ी पोस्ट से रिटायर होता है तो कूलिंग पीरियड होता है, अगर उसे राजनीति में आना है। तो क्या राजनीति में जाने की जल्दबाजी या राजनीतिक पहचान की जल्दबाजी हमें टीवी स्क्रीन पर बदलने को मजबूर करती है, या फिर हमारी फितरत को बदलने के लिए जिम्मेदार है? बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।